राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल से दिल की आवाज़। तो सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। रूह की रागनी पार्ट 14। इधर कमरे के गुपचुप अंधेरे में राया अपने बिस्तर पे सो रही थी। बेड की साइड पे एक हल्की सी पीली रोशनी फैल रही थी। राया नींद से बेचैन होकर करवट बदलती है। तभी उसे लगता है कि कोई हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ आ रही है। उसकी पलकें भारी लेकिन फिर भी खुल जाती हैं और तभी उसकी नज़र पड़ती है। नियति खिड़की के पास खड़ी है, पीठ राया की तरफ, जैसे किसी धीरे धीरे फुसफुसा रही हो। राया थोड़ी देर तक देखती है। जब वो थोड़ी देर तो उसको देखती है, उसके दिल में एक अजीब सा डर और शक उठता है। ये किससे बात कर रही है इतनी रात को? वो धीरे से उठने की कोशिश करती, तभी उसके बेड के कोने से हल्का सा खटक की आवाज़ आ जाती है। नीति चौंक अचानक सो जाती है और खिड़की का पर्दा झटके से गिर जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें सांसें तेज, जैसे उसने कुछ चोरी की हो, जैसे किसी अपराध से पकड़ी गई हो। वह पूछने वाली थी, नीति तुम? लेकिन नीति एक बनावटी मुस्कान के साथ बोलती है, वो बस हवा देख रही थी, नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ में जो कंपन था, जो किसी सच से बहुत दूर ले जाता है। राया कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसने बहाना मार लिया या शायद मानने का नाटक किया है। जैसे ये नीति दरवाजे से बाहर निकलती है, खिड़की के शीशे की हल्की सी परछाई हिलती है और दिखता है कि बाहर कोई खड़ा है, जैसे धुंधला सा चेहरा, किसी आंखें सीधे कमरे की ओर देख रही थी। नीति पानी पीने के बहाने रूम से बाहर आती है। तभी खिड़की के शीशे हल्की सी परछाई से फिर मिलते हैं और दिखता है कि बाहर कोई खड़ा है, धुंधला सा उसका चेहरा, किसी की आंखें सीधे कमरे की ओर देख रही हैं। फिर ये रात ख़त्म होती है। अगली सुबह धूप के पर्दों के बीच से कमरे में हल्की सी सूरज की रोशनी सीधे कमरे में आ रही थी। नीति बिस्तर पे बैठी, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे घेरे बना रखे थे, जैसे लगा कि रात भर सोई ना हो। इधर राया दरवाज़ा खोलती है, धीरे से अंदर आती है और हाथ में 2 कॉफ़ी के मग। वो मुस्कुरा के उसके पास बैठती है। राया कैसी हो आज? रात की नींद तो ठीक से आई? सो पाई थी कि नहीं पी पाई? नीति हाँ, बस थोड़ी थकान। राय उसकी आंखों में देखती जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर हल्के लिहाजे से बोल पड़ती है, आज हम कहीं बाहर चले? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। नीति हैरानी पूछती है, सरप्राइज़? राया मुस्कुरा कहती है, हाँ, एक पैलेस है शहर से थोड़ा दूर, बहुत खूबसूरत। सोचा आज वहीं पे तुम्हें ले जाए, हमारी पहली डेट। यदि कुछ पल के लिए चुप होती, जैसे कि उसे कहीं डर, कुछ खुशी, मिलता जुलता भाव। फिर वो सिर हिलाती है, ठीक है। लेकिन तभी राया का बीच में फ़ोन बजता है। स्क्रीन पे नाम दीदी। राया कॉल उठाती है, हाय दी, कैसी हो? और घर पे सब कैसे हैं? और बताओ, बहुत दिन से आई नहीं, जब से यहाँ से गई हो। जी हाँ। इस बीच राया की दीदी जो थी वो चली गई थी और अपना बिजनेस संभालना था। वो बिजनेस के जब उनके पापा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद पापा को संभालने के साथ चली गई थी। फिर वो दोनों की बात होती है थोड़ी देर तक। दीदी उसकी मतलब पूछती है, आरुई नाम शायद मैं भूल रही हूँ, आई थिंक मैंने उसका नाम आरुही या आयुषी रखा था। तो वो बोलती, सब कुछ ठीक है ना बच्चा? राया हाँ दीदी, सब ठीक है। और नीति? वो भी ठीक है, शायद उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगी हूँ मैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना भी और उसका भी, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ओके दीदी। फ़ोन कट जाता है। राया उठकर खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है। बाहर सड़क पर एक काली गाड़ी खड़ी थी। कल वाली परछाई जैसे अजीब एहसास फिर से घेर लेता है, लेकिन वो जल्दी से नज़र हटा लेती है और आज का दिन ख़राब नहीं करना चाहती है। फिर क्या, वो दोनों
अपने अपने रूम में जाते हैं, दोनों फ्रेश होते हैं और तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दोनों कार से जाते हैं, थोड़ा उनके घर से उस प्लेस की जगह जो थी वो शायद 1 घंटे का रास्ता था। वो पहुंचते हैं एक पैलेस पे, जी हाँ, संगमरमर की दीवार। वो एक पैलेस के पास पहुंचते हैं जहाँ हॉल में एक गोलाकार फुहारा जैसा बना हुआ था, जिसके पानी की बूंदें संगमरमर पर टपक रही थी, जैसे नर्म गूंज पैदा हो रही थी। फिर वहाँ अंदर जब जाते हैं तो पूरा पैलेस वाइट कलर के संगमरमर से था। भाई साहब, उसको देख के लगा था जैसे कैसी ही हवेली। जी हाँ, राया नेति को अंदर ले जाती है। राया कहती है, यहाँ की हवा में जैसी कहानियाँ सुनाई देती है। आज सिर्फ हम 2 हैं, बाकी सब भूल जाओ। नेति हल्की मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक परछाई सी तैर रही थी, जिसे राया नोटिस कर लेती है। राया उस समय चुप रहती है, फिर माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए हंसते हुए कहती है, वैसे दी से बात हुई थी, आज उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भी वहाँ आकर मदद करनी चाहिए। तभी नीति कहती, बिल्कुल, और तुम्हारा म्यूज़िक? तो कहता, म्यूज़िक वो मेरा फैशन है और बिजनेस वो हमारा काम है। फिर दोनों बात करते करते धीरे दोनों पैलेस के बालकनी के आते हैं। नीचे बगीचे के रंग बिरंगे फूल खिले थे और बीच में एक पुराना कुआं, जिस पर जंग लगा हुए लोहे का ढक्कन है लगा हुआ था। नेति उसे देखते देखते उसी में कहीं खो जाती है। उसकी उंगलियों को राया पकड़कर ढीली कर देती है। राया, नेति, नेति, क्या हुआ? नेति चौंक कर उसकी तरफ देखती है, मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं, बस लगा जैसे ये जगह मैंने पहले देखी है। और तभी बालकनी के ठीक सामने पेड़ों की झाड़ियों से कुछ काली अगट्टी झलक कर गायब हो जाती है। राया उसे देखती है, धक से हो जाती है। नेति को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो भी कुछ कहने वाली होती है कि फुहारे से अचानक से पानी गाढ़ा लाल दिखने लगता है, जैसे किसी ने उसमें रंग मिला दिया हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों अंदर चले आते हैं। वहाँ से वो लोग गायब अंदर चले जाते हैं कि अपने इस मौके को हम ख़राब नहीं करने दें। फिर पैलेस की ऊपरी मंजिल जहाँ पे बालकनी थी, शाम का समय हो गया था। सूरज की सुनहरी रोशनी संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे नारंगी सी चमक दे रही हो। नीचे बगीचे से ठंडी हवा, जैसे गुलाब खुशबू, गेंदे की खुशबू, मतलब अलग अलग फूलों की खुशबू आ रही थी। इतना मनमोहक दृश्य था वहाँ का कि शायद मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। राया बालकनी की रेलिंग पर टिककर मुस्कुराते हुए नेति को देख रही थी। राया कहती है, तुम हर बार ऐसे क्यों पीछे हट जाती हो, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी? नेति हल्की सी हंसी दबाते हुए, बस आदत है। राया पास आती है, उसकी आंखों में देखते हुए, तो क्या आज ये आदत बदल लोगी? नेति एक कदम पीछे हटती है, लेकिन राया उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी, सिर्फ हवा की सरसराहट और दिल की आवाज़ सुनाई दी। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, जैसे मानो कि दिल ही बाहर आ जाए। राया, तुम नहीं जानती हो नेति, मैं तुमसे खोने से डरती हूँ कि तुम्हें कहीं मैं खो ना दूँ। नेति की नज़रें हल्की सी नीचे झुका लेती है। उसकी पलकों पर शाम की सुनहरी रोशनी खेल रही थी। राया उसकी ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर करती है। देखो मेरी आंखों में, यहाँ सिर्फ तुम हो। नेति के होंठ कांपते हैं, जैसे वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुक जाती है। राया और करीब आती है, उनके बीच अब सिर्फ 1 इंच का फासला था। राया अपने दोनों हाथ नेति के गालों पर छुआती है, जिससे नेति की सांसें और तेज आती है और पल भर के लिए वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे महसूस हो रहा है कि कहीं राया उसको किस न करे। लेकिन पता नहीं अचानक क्या होता है, नेति
राया के हाथ पकड़ के उसे अपने चेहरे से हटा देती है नीति। राया प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं। राया हैरान ओके क्यों, क्या तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तुम्हारा मन नहीं करता मेरे पास आने का। नीति नज़र चुराती नहीं, बस मैं डरती हूँ। राया किससे, मुझसे। नीति खुद से। फिर उनके बीच एक खामोशी, हवा का झोंका आता है, पास रखे गुलाब की पंखुड़ी उनके बीच गिर जाती है। राया धीरे से नीति का हाथ पकड़ के उसे फिर अपनी तरफ खींचती है। राया अगर तुम डरती हो तो वो डर मेरे साथ बांट लो, सारा डर भाग जाएगा। नीति कुछ कहने वाली थी कि अचानक बगीचे की हल्की आहट सुनाई देती, जैसे कोई झाड़ियों को हिला रहा है। राया नज़र घुमाती है, कुछ नहीं दिखता। वो फिर नीति की तरफ देखती है, यहाँ कोई है। नीति शायद हवा होगी। नीति राया दोनों हाथ पकड़ के अपने सीने पर रखती है। सुनो, ये दिल की धड़कनें सिर्फ तुम्हारे लिए, ये दिल तुम्हारे लिए, ये सांसें तुम्हारे लिए। नीति बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखती है। राया झुक के उसके माथे पे किस करती है और फिर उसके कान में जाके कहती है, तुम चाहे जितनी दूर हो जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। नीति की आंखों नम हो जाती हैं, बस वो राया को खुद के करीब लाके गले लगा लेती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी अचानक से पीछे पैलेस की पुरानी खिड़की पे परछाई नजर आती है। नीति उसको देख लेती है, वो फिर घबरा जाती है और वही राया जो एक दूसरे के करीब थे। बगीचे से हल्की सी लाइट ऊपर चांदनी फैला रही थी। नीति राया को गले लगाई हुई थी पर उसको डर लगा था। तभी राया देखती है, डर भी, कहती है, क्या डर रही हो, किसी भूत को देख लिया क्या। देखो ये डर भी चला जाएगा, हम भी यही हैं और तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें हर डर से बचा लूँगी। नीति मुस्कुराती है, उसकी आंखों में हल्की सी लेकिन बेचैनी का छाया दिखा रहा था। नीचे बगीचे से अचानक से टहनी टूटने की आवाज़ आती है। राया बोल पीछे मुड़ के देखती है, कौन है वहाँ, कौन। नीति का हाथ कस के राया अपने हाथ से पकड़ लेती है, कहती है, नीति चलो अंदर चलो। राया कुछ कहने वाली होती है, तभी छतरी कोने से एक काला साया उसके पीछे आता है। नीति चीखती है, राया संभालो। एक नकाबपोश शख्स राया को धक्का मारता है, जिससे वो रेलिंग से टकरा जाती है, उसका हाथ कट जाता है, खून की धार उसके हथेली से बहने लगती है। नीति घबरा के राया के पास आती है, लेकिन राया उस हमलेवार से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स तेजी से भागकर अंधेरे में गायब हो जाता है। नीति उसके पास आकर दौड़ के बैठती है, उसके हाथ को पकड़ कस के, खून रुक नहीं रहा था। प्लीज़ उठो राया, रुको। राया बोलती है, मैं ठीक हूँ नीति। नीति की आंखों में आंसू, नहीं तुम ठीक नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। राया हल्की मुस्कुराती है, तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे नीति को सब कुछ याद आता है। ये चीज़ राया को पता चल जाती है। वो कहती, तुम्हें मैं याद हूँ, मेरे सब कुछ मेरे साथ तुम। नीति कांपती, हाँ, और मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब महसूस, लेकिन ये डर मैं कभी भी नहीं महसूस करना चाहती हूँ। राया उसे गले लगा लेती है, जैसे उसे खोने का सदमा लग गया हो। राया उसके बालों में हाथ फेरती है, मैं वादा करती हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं होगा, ना तुम्हें कुछ होने दूंगी। ऐसे ही दोनों गले लगाए, एक दूसरे को खिड़की के परछाई लेकिन इनको देख रही थी, और उसके हाथ में एक पुरानी चाबी, उसके होंठों पर मुस्कान। और ये हमला बस एक महज शुरुआत है। जी हाँ, इसके आगे और भी कुछ होने वाला है। ये दोनों वहाँ से अपना टाइम स्पेंड करके राया और दोनों रात के समय अपने घर वापस आते। दोनों बहुत थके हुए थे। राया का हाथ अभी पट्टी बंधी हुई थी। राया चलो अब थोड़ा सुकून मिलेगा। नीति धीरे से, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि किसने हमला करवाया। राया थोड़ा मुड़ी हल्के, जलते होंगे हम दोनों को देख के और हमारे इस रिलेशनशिप से, इसीलिए।
तभी ऐसा कराया। नीति हल्की मुस्कुरा देती है, लेकिन आंखों में भी उसकी बेचैनी। तभी नीति का अचानक से फ़ोन बजता है स्क्रीन पे। पापा। वो चुपचाप फ़ोन उठाती है। नीति के फादर। नीति, हमें तुम्हें ज़रूरी बात करनी है, कल सुबह घर आ जाओ, कोई टालने की बात नहीं। नीति। लेकिन पापा। बस आना पड़ेगा। फ़ोन कट। राया। क्या हुआ नीति, किसका फ़ोन था? राया नीति से पूछती है। राया क्या हुआ? राया पूछती है नीति से, नीति क्या हुआ, किसका फ़ोन था? नीति नजरें चुराते हैं। पापा का, वो मुझे घर बुला रहे हैं। राया अचानक, कोई बात? पता नहीं, बस पर्सनल फैमिली मैटर है। राया उसे देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर राया का फ़ोन बजता है। उसके दोस्त, उसके बैंड मैनेजर आयुष लाइन पर था। आयुष। राया, जिस सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारा पैलेस का वाला सीन कैद हुआ है, उसमें वो आदमी जो शख्स है, वो शायद उसी शहर में है जहाँ पे तुम्हारा म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला है। राया की आंखों में मतलब ये सब एक ही जगह से जुड़ा है? एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ तुम्हें जाने से पहले सावधान रहना होगा। राया फ़ोन काट देती है। नीति को मुड़ती है। लगता है मेरे शो और ये हमला दोनों का कनेक्शन एक ही शहर में है। नीति राया को देखती है और थोड़ा तो तुम फिर जाओगी क्या उस जगह? राया, अरे मैं गाना छोड़ दूँ क्या? वैसे भी अगर मैं वहाँ नहीं गई तो भी वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। राया, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, वहाँ मुझसे दूर मत रहना वरना फिर कोई हमला हुआ। नीति, बस करो, ड्रामा बंद करो, ठीक है? दोनों हंसते हैं और थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। अब ये जो हमला हुआ था उसका क्या मकसद था, वो किसको हानि पहुंचाना चाहता है, या फिर कोई और नया मोड़ इस कहानी में आ सकता है, ये तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, इसके बाद एक म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला है। क्या राया वहाँ जा पाएगी? क्या सब कुछ वहाँ ठीक होगा या कुछ और होने वाला है इनकी लाइफ में? क्या ये दोनों मिल पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब तो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। तब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय कर रही हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टाटा।